Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start our new chapter, which is digestive system. And in this chapter, we are going to discuss about the different parts, their anatomies, their disorders, their functions, and their cure of digestive system. So let's begin. So फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा उसका जो मेजर फंक्शन है वो जो हम लोग डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन करना उधर से जो है एट द एंड जो प्रोडक्ट है एनर्जी प्रोड्यूस करना और हमारी जो है फंक्शनिंग ऑफ लाइफ के लिए जो है ना उसको सर्व करना ओके। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। तो जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं उनको वन थिंग जो है कनेक्ट किए किए हुए हैं वो है जीआई ट्रैक जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। ओके। अब जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वहां पर हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन होती है, फूड की ब्रेकडाउन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और एट एंड हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो जो है ना रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ओके। अब इसमें जो है अकॉर्डिंग टू योर बुक तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इन शॉर्ट जीआई ट्रैक, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम एंड माउथ, एसोफेगस, स्टमक। ओके। अब यहाँ पर आप देखें ये जो है इसका एक माइक्रोस्कोपिक इन्होंने ली हुई है, पिक्चर ली हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑन द होल। इसमें यहाँ पर लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट और हिपैटो पेनक्रियाटिक और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लाइक दैट बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, ये सब जो है ना इन्होंने इसमें शो अप किया हुआ है। तो अगर हम इसकी जो है डिस्क्रिप्शन की बात करें पूरे सिस्टम की एज अ होल मीन्स कि इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जो डाइजेशन है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हम जब लेते हैं हमारी जो बॉडी को एनर्जी की नीड होती है हमारी, हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसकी पहले ब्रेक डाउन होती है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होती है? हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। और नेक्स्ट जो है वो हमारी जो है उनकी एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी जो बॉडी है, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर। तो इन सब की जब ब्रेकडाउन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो लाइफ फंक्शनिंग है लाइक जो है ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स, इन सब में फिर जो है ना उसकी आ जाती है, इंपॉर्टेंस आ जाती है। अगर हम इसके अब एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी का ओवरऑल अगर देखें तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, देन एजोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम स्मॉल बाउल भी कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलन भी कहते हैं, रेक्टम एंड एनस तक इसकी जो है ना वो कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये। एंड इसके साथ जो है जो जीआई ट्रैक है वो गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड लीवर ये अपने मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनको ये और हम इन जो है ना डिफरेंट पार्ट्स की एनाटॉमीज, फंक्शंस, देयर डिसऑर्डर्स, देयर क्योर, हम जो है ना वन बाय वन इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माउथ। अब माउथ जो है हमारा डाइजेशन का फर्स्ट इनिशियल स्टेप है। हम माउथ में जब कुछ यानी नवाला अपने मुंह में डालते हैं तो हम उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो माउथ में जो सैलवा प्रेजेंट होता है, चीक्स में जो मतलब जो थूक प्रेजेंट होती है जिसको हम सैलवा कहते हैं, उससे क्या होता है कि वो हमारे जो है ना फूड की ब्रेकडाउन में काफी हेल्प आउट करता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है और फिर हमारी जो है ना टंग के जरिए हम उसको जो है ना एसोफेगस में, थ्रोट से आगे एसोफेगस में हम उसको खाने को भेज देते हैं, उस च्यू खाने को। ठीक है। अब जो एसोफेगस है, अब जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी जो मैंने बात की माउथ में सैलिवा प्रेजेंट होता है, उसमें जो सैलिवरी ग्लैंड है चीक्स में हमारे प्रेजेंट होता है वो सैलिवा सैलिवा को रिलीज करता है। वो कब करता है? जब हम खाने की जब बहुत खुशबूदार जो है खाना पका हो उसकी खुशबू आ जाए तो हमें पानी आ जाता है, अक्सर हम ये कहते हैं।
अगर हम जो है कोई खाने पीने की चीज देख ले तो हम कहते हैं हमें भूख सी लगने लग गई है, हमारे मुंह में पानी आ गया है इसको देख के, लाइक दैट। वो जो पानी होता है वो बेसिकली सैलिवा होता है। ओके। तो एसोफेगस की अगर हम बात करें तो एसोफेगस है ये हमारा ट्रैकिया के जो है साथ, यानी कि विंड पाइप के, हमने अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखें तो वहां पर जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी तो ट्रैकिया के साथ मैंने बताया था कि विंड पाइप के साथ हमारी फूड पाइप भी होती है। तो हमारा जो एसोफेगस है वो ट्रैकिया मीन्स के विंड पाइप के साथ होता है। तो लेकिन उसकी एक मैंने कवरिंग भी बताई थी कि एक टिश्यू स्लैब होता है, वो क्या करता है जब हम निगलते हैं कोई चीज, तो अल्लाह ने एक कुदरती निज़ाम ऐसा रखा है कि जब हमारी ज़ुबान तालू को लगती है तो जो एज़ोफेगस के ऊपर एक टिश्यू स्लैब होता है, वो यानी कि कवरिंग डोर टाइप कह लें, वो उसको बंद कर देते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो जो है सांस वाली नाली में ना जाए। ठीक है? इसमें ये सारी बात बताई हुई है। अब वो एज़ोफेगस में जब वो खाना चला जाता है तो उसमें जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? हम उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू खाना जो है वो स्टमक तक आता है। तो स्टमक में जब आता है तो स्टमक के ऊपर एक जो है ना वो स्फिंक्टर लगी होती है, जिसको रिंग कह लें। उससे क्या होता है कि उसके थ्रू जो है ना फिर वो जो खाना है वो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर तक जाता है और वहां पे जाके स्टमक में रिलीज और करता है खाने को। और उस खाने को फिर वो वापस ऊपर एसोफेगस तक आने से वो रिंग बचाती है, वो कंट्रोल करती है। ओके। ये होगी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक मैं आपको एक एडिशनल टर्म बता रही हूँ जो कि आपकी बुक में नहीं यहाँ पे एड अप, वो है एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि जब हमें वॉमिटिंग होती है या हमें जो है हार्ट बर्न होता है हमारा, या एसिडिटी हो जाती है हमें, तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है वो एंटी पेरिस्टालसिस मतलब कि स्टमक से वापस उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और हमारे माउथ में वो आ जाता है, जिसको हम बेसिकली वो कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या हार्ट बर्न की वजह से, या वॉमिटिंग भी यही होती है। ओके। तो अगर हम स्टमक की बात करें तो वो एक एक हेलोवेन ऑर्गन होता है, एक कंटेनर टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा खाना स्टमक में आता है तो इसमें हमारी जो स्टमक वॉल्स में जो सेल वॉल है उनकी, वो कुछ ऐसे ऐसे एसिड रिलीज आउट करती हैं जो कि स्टमक में जो खाना मौजूद है उसकी ब्रेकडाउन और उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। फिर वो जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो खाना जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बेसिकली 22 फुट लॉन्ग है मस्कुलर ट्यूब के, जो कि इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं बाय पेनक्रियास। देखिए मैंने पहले आपको बात की थी कि पेनक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर। तो ये जो है ना बेसिक मेजर रोल प्ले करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके। तो पेनक्रियास ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है कि इसमें डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो है वो उसकी जो है ना फूड की ब्रेकडाउन होती है और बाइल करता है रिलीज फ्रॉम लीवर। ओके। अब जो हमारी जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही होती है इस ऑर्गन में, तो उसमें क्या होता है कि खाने जो है वो एक तो ब्रेकडाउन हो रही है, एक उसकी मिक्सिंग हो रही है डाइजेस्टिव जूसेस की, किसके थ्रू? पेनक्रियास और लीवर के थ्रू। एंजाइम पेनक्रियास रिलीज कर रहा है, बाइल कहाँ से आ रहा है? लीवर से आ रहा है। तो जो हमारा ड्यूडेनम है वो फर्स्ट सेगमेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है फूड की ब्रेकडाउन के लिए। ओके। जो जिजुनम होता है और इलियम होता है ना, ये हमारे लोअर पोर्शन होते हैं इंटेस्टाइन के, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के, मीन्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना। न्यूट्रिएंट में मैंने आपको बताया था विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाटर, इन सब की एब्जॉर्प्शन होती है। ओके। तो एब्जॉर्प्शन होती है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में हमारी जो एनर्जी वो फैट्स वगैरह वो ऐड हो जाते हैं। तो फिर वो पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जरूरत है जिस जिस चीज की, वहां तक उसको टारगेट पॉइंट्स तक ले जाते हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी वो सेमी सॉलिड यानी कि स्टार्ट होती है, और उसका एंड कहाँ पे होता है इस फूड का? वो एज अ यानी कि लिक्विड जो है ना वो उस ऑर्गन से रिलीज आउट होता है और कहाँ जाता है? कॉलन में, मीन्स के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके। अगर हम इसकी पेनक्रियास की बात करें तो जो पेनक्रियास है ये ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। अभी हमने पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको हमने स्टडी भी किया है कि जो उस वहां पे ब्रेकडाउन हो रही है तो उसमें जो बेसिक रोल कौन प्ले कर रहा है? पेनक्रियास और लीवर। पेनक्रियास क्या कर रहा है? ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है कहाँ पर? फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड एज द ड्यूडेनम। तो उसमें क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। और इसके अलावा पेनक्रियास का हमारी बॉडी में एक और मेजर रोल भी है जो कि है इंसुलिन की प्रोडक्शन।
ओके। अब इंसुलिन को ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है ब्लड स्ट्रीम में। तो इंसुलिन बेसिकली क्या करती है, जो ह्यूमन की ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करती है। ओके। अगर हमारा पेनक्रियास अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, तो ये पेनक्रियास जो है ना डायबिटीज को, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को जो है ना वो हो जाती है पेशेंट ह्यूमन को। ठीक है, मीन्स कि शुगर का मरीज हो जाता है इंसान। तो लीवर की अगर हम बात करें, तो लीवर का ऑन द होल हमारी बॉडी में बहुत मेजर फंक्शन है। ठीक है, अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम इसका रोल देखें, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करवा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बाइल की प्रोडक्शन के थ्रू। लीवर को हम लोग केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये हमारी जो है ना लीवर, इसके अलावा जो है क्या रोल प्ले करता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है। अब गॉल ब्लैडर की बात करें, तो जो गॉल ब्लैडर का होता है, ये स्टोर करता है और कंसंट्रेशन लेवल जो है ना बाइल का, जो कि लीवर से रिलीज हो रहा है, उसको मेंटेन करता है ये। फिर ये रिलीज करता है आगे इसको ड्यूडेनम में। गॉल ब्लैडर के थ्रू जो है ना बाइल रिलीज होता है गॉल ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प आउट करता है। कोलन की बात करें, तो कोलन हम जो है लार्ज इंटेस्टाइन को भी कहते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कहाँ पे जो है एम्पटाई होती है इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये 6 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से इसने मिलाया हुआ है। ठीक है, दरमियान में लार्ज ये आ गई, कोलन आ गया, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। तो जो कोलन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, वो एक सीकम होता है, एक असेंडिंग सी कोलन है, मीन्स के राइट कोलन, एक ट्रांसवर्स यानी कि क्रॉस कोलन, एक डिसेंडिंग कोलन मीन्स के लेफ्ट कोलन, और एक है सिग्मोइड कोलन। तो ये कनेक्ट कर रहा है रेक्टम को। ओके। और जो है ना इसका स्टूल या वेस्ट भी, ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट भी कह लें, वो जो है ना डाइजेस्टिव प्रोसेस का आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज अ एंड प्रोडक्ट है। ओके। तो अगर हम इसकी बात करें रेक्टम की, तो रेक्टम हमारे पास 8 इंच चैम्बर होता है, जो कि कॉलन को अटैच करता है विद एनस के साथ। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो रेक्टम होता है उसकी जॉब क्या होती है कि उसने जो है ना वो रिसीव करना है स्टूल को फ्रॉम कोलन से। ठीक है, मीन्स के स्टूल आप ह्यूमन मेडिकल टर्म में आप जो है वो ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेस्टिव प्रोसेस का आप एंड प्रोडक्ट कह लें, आफ्टर एब्जॉर्प्शन द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जो रेस्टिंग होते हैं, वो एज अ वेस्ट के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में से। तो रेक्टम वहाँ पे एक जो है वो आफ्टर कोलन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर एनएस की बात करें, तो ये लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का। ये 2 इंच लॉन्ग कैनाल होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स के साथ, और 2 एनल स्फिंक्टर जिसमें होते हैं, इनर एंड एक्सटर्नल। तो अगर हम जो है इनर लाइनिंग की अपर लाइनिंग की बात करें, तो वो डिटेक्ट करती है रेक्टल कंटेंट्स को। ओके, कि उसकी वो स्टेट ऑफ मैटर है क्या। ठीक है। तो इसमें सारी वही बात बताई हुई है कि उसको डिटेक्ट करती है, देन वो किस तरह एक्सक्रीशन होती है। ओके, किस तरह कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ चलें, जो कि है कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स, तो अगर हम इसके देखें कि अगर हम लोग इम्बैलेंसमेंट डाइट ले रहे हैं, या हमने कोई ऐसी चीज खा ली है, मीन्स कि जो जो कि आगे डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट कर रही है, या हमने जो है वो गंदा पानी पी ली है, या हमारी इन्वायरमेंट चेंज हुई है। बेसिक मोस्टली इन्वायरमेंट चेंज होने से भी, या हमारी वाटर इनटेक चेंज होता है, हमारी डाइट कंज्यूमिंग चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो लाइक कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, तो जो है कॉन्स्टिपेशन, कुछ पर्सन को कॉन्स्टिपेशन का काफ़ी इशू रहता है। तो ये यही होता है डाइट की इनटेक ना सही करने की वजह से, या प्रॉपर मीन्स के एक हेल्दी डाइट की ना लेने की वजह से। अगर हम डायरिया की बात करें, कॉन्स्टिपेशन बेसिकली कुछ मेडिकेशन प्रोसेस की वजह से भी हो जाता है। अगर हम ज्यादा दिनों तक एक मेडिसिन खाएं, लाइक एंटीबायोटिक अगर हमने खाई है, तो नॉर्मल डेज 5 से अबव हो गए, तो उसके एंड रिजल्ट में भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और ये जो है डायरिया की बात करें, तो हम लोगों ने कोई गंदा पानी पी लिया या कोई गंदी चीज खा ली, तो इसकी वजह से एट अ रिजल्ट क्या डायरिया हो जाता है। तो वो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो है इसका जो कॉज है वो स्टिल अननोन है। अगर हर्टबर्न की बात करें, तो इसमें जो वो हर्ट यहाँ पे जो हर्ट वर्ड है, इसका मतलब कि ये नहीं कि वो कोई दिल की बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक डाइजेस्टिव इश्यू है। वो क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसे मतलब से स्पाइस ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है।
उसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑलरेडी हमारे स्टमक है ऑलरेडी इतने वो केमिकल्स रिलीज कर रहा है, एंजाइम्स रिलीज कर रहा है फॉर द एसिड रिलीज कर रहा है फॉर द डाइजेशन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो अगर हम स्पाइस इंटेक ज्यादा करते हैं तो क्या होता है कि हमारी ना वो जो है स्टमक जो है वो एसिडिक मीन्स के वो यानी कि एसिडिक हो जाता है, और क्या करता है कि वो जो है ना मीन्स के एट अ रिजल्ट वो जो है ना हर्ट बन करता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना वो हमें लगता है कि हमारे जो है ना वो सीना जलन कर रहे हैं, या हमें जो वॉमिटिंग फील होती है। अगर हम दो हिमोरॉइड्स की बात करें तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि स्वेलर, और जो हमारी यानी कि जो है ना एनस और रेक्टम की जो वेन्स है, दो इनसाइड और आउटसाइड, वो स्वेल अप हो जाती है और बड़ी हो जाती है, वो काफी पेनफुल और अनकंफर्टेबल हो जाती है, रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है। अगर हम स्टमक फ्लू की मीन्स कि अगर हम लोग गैस्ट्रो की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, मीन्स वायरसेस कह लें, कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है हमें, ओके, स्टमक का, तो उसमें भी क्या नोजिया इसकी हो जाती है, हमें वो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, ओके। तो इस मोस्टली इसकी वजह से हमारा जो है ना लीवर भी डिस्टर्ब होता है। अल्सर्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्टमक लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो है ना वो फिर एसिड्स जो है हमारे बॉडी में रिलीज आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं स्टमक से। तो वो अल्सर जो होता है वो जो है लॉन्ग टर्म चलता है, और जो इसकी जो प्रोडक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी वो क्या है, आइबुप्रोफेन है। गॉल स्टोन्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल पीसेस होते हैं जो कि डाइजेस्टिव फ्लूइड के करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं गॉल ब्लैडर में और स्मॉल ऑर्गन यानी कि अंडर लीवर, ये है बेसिकली गॉल ब्लैडर। तो जो गॉल स्टोन्स होते हैं हमारे पास स्मॉल पीसेस होते हैं जो है ना सॉलिड मटेरियल के, ठीक है, जो कि बनते हैं डाइजेस्टिव फ्लूइड से। अगर हम इसकी कॉमन डिजीजेस की बात करें, ठीक है, डाइजेस्टिव पार्ट्स की, तो क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स, इसको GERD भी कहते हैं, मींस के गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स। इसमें वही एसिड कंटेनिंग कंटेंट्स जो होते हैं वो बैकअप यानी कि हर्ट बर्न वाली कंडीशन आ गई, वो बैकअप जाता है ऊपर एसोफेगस में, तो इरिटेशन होती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करें, IBS की बात करें, तो इसमें जो कॉलन मसल कॉन्ट्रैक्शन कम या ज्यादा यानी कि नॉर्मल से हट के उसकी होने लग जाती है कॉन्ट्रैक्शन कॉलन की। तो इसकी वजह से हमारी जो है वो एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प स्टार्ट हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो कुछ लोग जो होते हैं वो लैक्टोज की वजह से डिस्टर्ब लेने की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मीन्स कि उनका जो स्टमक होता है वो लैक्टोज को मीन्स कि वो नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो क्योंकि उनमें जो है एक ऐसी शुगर पाई जाती है मिल्क में या डेयरी प्रोडक्ट में, जो कि उसकी बॉडी जो है ना वो इंटॉलरेट करती है उसको, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि स्टमक पेन एंड डायरिया एक्सेट्रा, वोमिटिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो कैंसर की बात करें तो हमारे जो टिश्यूज ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, लाइक GI कैंसर्स हो जाते हैं। तो इसके डिफरेंट टर्म्स होती हैं कैंसर की भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइक गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, कॉलन रेक्टल कैंसर हो गया, पेनक्रियाटिक कैंसर, लीवर कैंसर। तो क्रॉन्स डिजीज की बात करें तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है। तो ये जो है ना वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ये डिस्टर्ब करती है। सीलिएक डिजीज की बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है। अब जो है ये डैमेज क्यों होता है कि जब हम लोग जो है ना कोई बंदा ऐसा होता है यानी कि ग्लूटेन प्रोटीन है जो कि वीट या बार्ले में होता है, कुछ पर्सन उनको इंटॉलरेट करते हैं, मीन्स उनकी वो नहीं कर पाते डाइजेस्ट, तो उसके रिजल्ट में ये होती है। तो यहाँ पे रह गई है डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टाइकुलाइटिस। तो ये जो दो टर्म्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन की होती हैं, ओके। उनमें पॉकेट टाइप ऑफ यानी कि वो बल्जिस टाइप यानी कि फॉर्मेशन होने लग जाती है वॉल ऑफ कॉलन में, तो वो डाइजेशन में काफी ज्यादा मसला करती है। अगर हम इसकी केयर की बात करें तो हमें वाटर का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। तो हमें जो है इसका इंक्लूड फाइबर, हमें अपनी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें हम जो है ना फाइबर एज एसेंशियली जो है ना उसका पोर्शन कंसीडर करें। तो ईट जो है ना बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, हमारा बैलेंस वेट होना चाहिए, हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, ईट फूड्स विद प्रोबायोटिक्स और टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, यानी कि ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि एंटी बैक्टीरियल्स हों और जो हमारे गट में बैक्टीरिया प्रोडक्शन हो जाती है उनकी, उनके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ईट माइंडफुली एंड च्यू फूड, यानी कि हमें अपने फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए, ओके।
एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी होता है। और वॉक करनी चाहिए, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। एंड मेजर मेजर इज मैनेज योर स्ट्रेस। अगर आप जो है ना, वो स्ट्रेस की सबसे बड़ी फॉर्म यही होती है कि आपके जो है वो डायरेक्टली आपके स्टमक को अफेक्ट करता है। ओके, आपकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना, सबसे पहले अफेक्ट होता है आपके स्ट्रेस से। तो आप एक्सरसाइज के थ्रू उसको रिलीज आउट करें, स्ट्रेस को। और जो है ना, अपने हेल्दी डाइट कंज्यूम करें, एक्सेट्रा। अब हम वन बाय वन जो है ना, इनके जो लीवर लीवर हो गए, गॉल ब्लैडर हो गए, स्प्लीन वगैरह, इनकी जो है फंक्शन एनाटॉमी वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लीवर। लीवर के अगर हम देखें तो ये हमारा जो है एब्डोमिनल कैविटी में जो है राइट हैंड में, ये अपर राइट पे हमारे जो है ना डायफ्रेम के नीचे ये प्रेजेंट होता है। तो इसके में क्या होता है कि इसकी कौन टाइप शेप होती है। ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर में होता है और इसका जो वेट होता है वो 3 पाउंड का होता है। अब इसमें जो है ना टू जो है ना, यानी कि जिस तरह सप्लाई इनकी हो रही होती है, टू सोर्सेज हैं इसके सप्लाई के ना लीवर के। वो क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हेपेटिक आर्टरी से गुजरता है, इनके थ्रू आता है। और जो है ना हेपेटिक पोर्टल वेन, वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके जाती है। ओके, अब जो हमारे पास है, जो 13% जो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड सप्लाई जो है वो लीवर होल्ड करता है हमारी बॉडी का। इसका जो है ना टू मेन लॉब्स हैं इसके। और हर लॉब के आगे मीन्स के अब वो जो है ना, दोनों लॉब्स जो है ना 8 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। और हर 8 सेगमेंट में 1000 लोब्यूल्स हैं। ठीक है, उनकी सब डिवीजन मीन्स के स्मॉल स्मॉल लीव्स की बात करें तो जो ये लोब्यूल्स हैं, ये स्मॉल डक्ट्स मीन्स के स्मॉल ट्यूब्स के साथ अटैच हैं, कनेक्ट करते हैं विद द लार्जर लार्जर डक्ट टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, अब वो क्या करती है हेपेटिक डक्ट, वो ट्रांसपोर्ट करती है बाइल को। ओके, देन टू गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडेनम। ओके, थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। गॉल ब्लैडर ये हो गया, ये लीवर हो गया। ओके, ये इसके लोब्यूल्स हैं। इसके यहाँ पे कलर तो नहीं प्रोमिनेंट, बट इट इज ऑफ द डार्क रेडिश ब्राउन कलर। ओके, 3 पाउंड इसका वेट होता है। ये डायफ्रेम की, ये देखें एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पे, और डायफ्रेम यहाँ से होता है, तो ये इसके बिल्कुल नीचे है और राइट पोर्शन में है। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो है बाइल की प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये जो है गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के थ्रू आगे वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर हम इसकी जो है फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल करता है। बाइल क्या करता है कि वो जो है जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स में हेल्प आउट करता है। ये प्रोडक्शन करता है प्रोटीन्स की फॉर ब्लड प्लाज्मा। ये प्रोडक्शन करता है कोलेस्ट्रॉल की एंड स्पेशल प्रोटीन्स की, जो कि हेल्प करती है टू कैरी आउट द फैट्स थ्रू आउट द बॉडी। ये कन्वेयन करता है एक्सेसिव ग्लूकोज की ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ओके, और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तो यही इसको रिलीज आउट करता है। और ये रेगुलेशन करता है ब्लड लेवल्स के अमाइनो एसिड्स की। और ये जो है बिल्डिंग, जो कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। और जो प्रोसेसिंग होती है हेमोग्लोबिन की, वो भी यही करता है। मीन्स के आयरन जो है ना, वो भी आयरन जो है ना, वो भी स्टोर करता है लीवर ही। अगर हम कन्वेयन की बात करें पॉइजनस अमोनिया की टू यूरिया, तो वो भी कौन होल्ड करता है, लीवर होल्ड करता है। यूरिया जो है ना एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का। ओके, जो कि एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है थ्रू यूरिन। ये क्लीनिंग करता है ब्लड की ऑफ ड्रग्स और पॉइजनस केमिकल्स के, वो डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को। ये रेगुलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। और जो है ये करता है, ये इम्यूनिटी में काफी जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये रिमूव करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम से, डिफरेंट इन्फेक्शन से ये फाइट करता है। ये क्लियरेंस करता है बाइलिरुबिन की, और फॉर्म करता है रेड ब्लड सेल्स को। ओके, अगर हमारी जो है ना बाइलिरुबिन में एक्युमुलेशन हो जाए, तो हमारी जो स्किन और जो आईज होती है ना, वो येलो कलर की हो जाती है। तो यहाँ पे नोट में बताई हुई है हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, स्प्लीन। स्प्लीन भी हम नेक्स्ट देखते हैं। हेपेटिक आर्टरी जो कि क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में हेल्प आउट करती है। गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ड्यूडेनम, अगेन वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे, पेनक्रियास, स्टमक। ये बाइल डक्ट है, इसके थ्रू जो है ना वो बाइल रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी स्प्लीन की, तो स्प्लीन जो है ये स्मॉल ऑर्गन होता है जो कि लेफ्ट रिब केज के साथ होता है,
स्टमक से ऊपर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कहते हैं कि ये अपर पोर्शन में है, और लेफ्ट रिब केज यहाँ पे बन जाता है। तो कहते हैं कि ये जो है ना लिम्फेटिक, बल्कि कहते हैं नहीं बल्कि है कि लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट है। मीन्स कि ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में काफी हेल्प आउट करता है। अगर हम इसका मेजर फंक्शन देखें स्प्लीन का, तो ये है कि ये वाइट ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन करवाता है और अगेंस्ट इन्फेक्शन रोल प्ले करता है। ओके, अब अगर हम इसकी जो है वो ये दिखाई हुई है सिप्लेनिक वेन और सिप्लेनिक आर्टरी। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो स्टोर्स ब्लड करता है, ये फिल्टर आउट करता है सेलुलर वेस्ट को, और जो यानी कि ओल्ड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये वेस्ट कर देता है। और अगर हम ये बात करें तो ये एंटी एज एंटीबॉडीज रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हम प्रोडक्शन करवाता है वाइट ब्लड सेल्स की मोस्टली। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इन्फेक्शन के साथ फाइट करती हैं, और ये हमारी जो ब्लड फ्लूइड लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। ये अगेन वही प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड प्रोडक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये एनाटॉमी होगी वही आर्टरी वेन और स्प्लीन होगी, यहाँ पे प्रेजेंट है ये स्प्लीन। रेड पल्प, वाइट पल्प, आर्टरी वेन अगेन। अगर हम इसकी बात करें, वेट पार्ट्स हैं इसके टू, व्हाइट पल्प है और रेड पल्प है। व्हाइट पल्प क्या है कि वो जो है पार्ट है इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो इट इंडिकेट्स के वो व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। और वो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, वो एंटीबॉडीज हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो उसका नाम क्या है, व्हाइट पल्प है। रेड पल्प की बात करें तो ये एज अ फिल्टरिंग काम कर रहा है, मीन्स के जो ओल्ड ब्लड सेल्स हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है ये, ओके। और रिमूव करता है ब्लड से वेस्ट को। तो ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को और वायरसेस को भी। अगर हम इसके डिसऑर्डर्स की बात करें तो अगर हमारी इनलार्जमेंट हो जाए स्प्लीन की, जिसको हम लोग स्प्लिनो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्प्लीन होता है ना वो स्वेल अप हो जाता है और काफी बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि काफी जो है ना अनकंफर्टेबल और पेनफुल फीलिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है। और हमारा जो है ना वो इससे क्या होता है कि ऐसी अगर एक्सट्रीम जो है ना इसकी स्वेलिंग हो जाए तो ये रप्चर भी हो जाता है स्प्लीन हमारा। तो इससे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो है वो ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकीमिया वगैरह भी इससे जो है ना डिसऑर्डर बन जाता है। ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है स्प्लीन में या लीवर में। तो इसके एनीमिया वगैरह यानी कि इससे कॉज हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। इन्फेक्शंस यानी कि मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया वगैरह इसके थ्रू हो जाता है, यानी कि एंडोकार्डियाटाइटिस होते हैं जो हार्ट लाइनिंग में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं। लीवर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जो है गोइचर डिजीज यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इनहेरिटेड, ठीक है। और जो है सार्कोइडोसिस की बात करें तो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इमाइलोइडोसिस की बात करें तो ये प्रोटीन डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, फंक्शन की, तो अगेन वही सॉरी फंक्शनल एसलीनिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्प्लीन होता है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा होता, वर्कआउट नहीं कर रहा होता। अगर उसकी जो है वो ओवर मीन्स के नॉर्मल से उसके जो है फंक्शन रेट इंक्रीज हो जाए तो वो हाइपरस्लेनिज्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी डिस्ट्रॉइंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होने लग जाता है। सिकल सेल एनीमिया जो है ना वो कॉज होती है। अगर हम इसकी बात करें, अगर वो रप्चर हो जाए हमारा स्प्लीन तो उससे क्या होता है कि अगर कोई इंजरी वगैरह होगी, रप्चरिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होगी या नोजिया, डिजीनेस, पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्विक हार्ट बीट हो जाती है। तो इसकी केयर में यहाँ पर बताया हुआ है कि हमें जो है प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी वेट गेन करना चाहिए, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंटेक करने चाहिए, और अपने इम्यून सिस्टम की जो है वो मीन्स के इन्फेक्शन और इलनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ओके। तो अगर हम बात करें डैमेज या मिसिंग स्प्लीन की, तो अगर किसी पर्सन में जो है वो डैमेज या मिसिंग स्प्लीन है तो उस पर्सन में जो है वायरसेस रेट ज्यादा या इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा होगा, ओके। ये अब आगे स्टार्ट हो रहा है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज से एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बैक ऑफ द एब्डोमेन यानी कि बैली के बैक पे प्रेजेंट होता है। तो ये भी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब ये जो हमारा है पेनक्रियास, हमने इसका जो है मेजर फंक्शन हमने पढ़ा था कि इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, और इंसुलिन डायरेक्टली जाती है ब्लड स्ट्रीम में। अगर इसमें जो है थोड़ा सा भी कहीं से मतलब कि नॉर्मल फंक्शनिंग इसकी डिस्टर्ब हो जाए पेनक्रियास की, तो ये जो है डायबिटीज कॉज कर देती है, ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2।
तो इसकी जो है टू मेजर फंक्शंस है। एक्सोक्राइन फंक्शन जो कि है प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स को, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। एंडोक्राइन की बात करें तो हमारी जो है वो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो है रिलीज करता है, ये सेंड करता है, जो कि अमाउंट कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ द शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडोक्राइन जो है ये इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड सोमेटोस्टेटिन की जो है ना अमाउंट को, इसके अमाउंट ऑफ द शुगर्स को ये कंट्रोल कर रहा है विद इन ब्लड स्ट्रीम। एक्सोक्राइन की बात करें तो प्रोटीएज, लाइपेज एंड अमाइलेज ये डाइजेशन ऑफ द फूड में हेल्प आउट करते हैं ये एंजाइम्स। ओके, एक्सोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हमारे आ जाते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, म्यूस्कुलर ग्लैंड्स, ओके, प्रोस्टेट, म्यूकस मेम्ब्रेन, सैलिवरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स इसमें आ जाते हैं। अगर एंडोक्राइन की बात करें तो उसमें हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, ओवरीज, टेस्टिस, पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थाइमस आ जाता है। ओके, सो एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगेन वही, जो एंडोक्राइन होता है ये हमारे पास ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, इसके हार्मोन्स रिप्रोडक्शन में इसकी होती है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्सोक्राइन की बात करें तो ये ग्लैंड सिक्रीट करता है थ्रू डक्ट्स, मींस के सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए। यहाँ पे लेट मी क्लियर यू, यहाँ पे देखिए ये एक्सोक्राइन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये स्किन सरफेस है, ये स्किन सरफेस है, ये डक्ट है। ये क्या रिलीज कर रही है? वो केमिकल रिलीज, सॉरी, ग्लैंड डक्ट है जो कि सैलिवरी जो है ना ग्लैंड को रिलीज कर रही है। ओके, और ये केमिकल सिक्रीशन हो रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जो है ये ब्लड कैपिलरीज है, हार्मोन सिक्रीट हो रहा है इनटू ब्लड। ठीक है, तो ये है इनका डिफरेंस। फंक्शन की बात करें वन बाय वन इनकी, लाइपेज की हमारे पास वो वर्क एज अ बाइल टू ब्रेक डाउन द फैट्स। अमाइलेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के लिए हेल्प आउट होते हैं। प्रोटीएज की बात करें तो ये प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प आउट करते हैं। ओके, इंसुलिन जो है हमारे पास वो रिड्यूस करती है हाई ब्लड शुगर लेवल्स को। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो इंसुलिन होती है पेनक्रियास उसको रिलीज करता है, और वो क्या करती है कि जो रिड्यूस करती है हाई ब्लड शुगर लेवल्स को। ओके, और जो ग्लाइकोजन है ये इंक्रीज करती है लो ब्लड शुगर लेवल्स को व्हेन एवर आवर बॉडी नीड्स। यहाँ पर ये देख लें इनकी जो है वो दिखाई हुई है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि टू लिव विदाउट अ पेनक्रियास, अगर किसी का पेनक्रियास ही नहीं है तो उसके विदाउट जो है वो क्या मीन्स कि किसी को ऐसी इंजरी हो जाती है कि सर्जरी के थ्रू, या कोई ऐसी डिजीज हो जाती है कि सर्जरी के थ्रू उसको रिमूवल करना पड़ता है, या पेनक्रियास वैसे ही जो है वो डिफंक्शन हो जाता है लाइफ में से, तो हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, जो कि आगे फर्दर डिफरेंट डिजीज का कॉज करती है। तो नेक्स्ट वी है पेनक्रियास की, अगर हम वो एनाटमी एनाटॉमी अगेन रिपीट हो रही है, सॉरी रिपीट हो रही है, तो ये सिट्स बिहाइंड द स्टमक इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। में ये बताया कि बेली पोर्शन के पीछे होती है और स्पाइन के इन फ्रंट यानी कि मिड में ही पाई जाती है। ओके, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन जो है ना इसको सराउंड करते हैं। अगेन राइट साइड ऑफ द बॉडी कंटेन्स हेड ऑफ द पेनक्रियास। दिस नैरो ऑर्गन लाइज अलोंग द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडम। अगेन वही सारी बात है। तो ये पेनक्रियास हो गया। एक मिनट, this one is stomach, this is liver, here is bile duct, this one is gallbladder, this is colon means large intestine, this one is small intestine, anus, rectum, and here you see this is pancreas। pancreas की anatomy कह रहे हैं तो इसको इन्होंने जो है वो हाईलाइट कर दिया, pancreatic duct, head and body, tail and bile duct। तो पेनक्रियास के विदाउट अगर लाइफ कंज्यूम करें तो जो है ब्लड शुगर लेवल हम इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट मी क्लियर ऑल दिस ऑल। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट वी हैव, तो यहाँ बताया हुआ है कि जो पेनक्रियास है वो 6 इंचेस लॉन्ग है। इसका जो हेड की बात करें तो जो है वो कर्व है ड्यूडेनम की तरफ। नेक की बात करें तो शॉर्ट पार्ट है पेनक्रियास का जो कि फ्रॉम द एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हेड। ओके,
और अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, इसकी पेनक्रियास की, तो मिडिल पार्ट है पेनक्रियास का हेड और नेक के दरमियान, जो कि अपवर्ड इसकी एक्सटेंशन है। टेल की बात करें तो थिनेस्ट पार्ट है पेनक्रियास को, लोकेटेड नियर स्प्लीन। ये टेल है, स्प्लीन की तरफ है, बॉडी अपवर्ड है, ये हेड है, नेक हो गई। ठीक है, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब कंडीशंस की बात करें डिसऑर्डर में, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इंसान शुगर का मरीज हो जाता है। टाइप 1 ये होती है कि जब हमारा पेनक्रियास जो है ना प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन छोड़ दे। ओके, हमारा ब्लड शुगर लेवल गोज हाई एंड हाई। और टाइप 2 हमारे पास ये होती है कि जब हमारा जो हमारा पेनक्रियास जो है इंसुलिन बना रहा है, बट उसका प्रॉपरली जो है ना जो है यूज नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, तब होता है। और हाइपरग्लाइसीमिया वो होती है जिसमें हमारा जो ग्लाइकोजन रेट है, मीन्स के ब्लड शुगर लेवल अप हो जाता है, का मीन्स के नॉर्मल लेवल एक्सीड कर जाता है। और हाइपो वो होती है जिसमें हमारा जो लो ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं, मीन्स के शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप डाउन फ्रॉम नॉर्मल लेवल। ओके, और अगर हम जो है पेनक्रियाटाइटिस की बात करें, तो ये जब एंजाइम्स स्टार्ट वर्किंग करते हैं पेनक्रियास में, यानी कि ड्यूडेनम में जाने से पहले जब पेनक्रियास में एंजाइम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गॉल स्टोन्स बना देते हैं। ये एक्सेसिव अल्कोहल के थ्रू जो है ना, गॉल स्टोन्स वगैरह या पेनक्रियाटाइटिस कॉज हो जाती है। ये टेम्परेरी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है। ओके, इसकी केयर करनी पड़ती है। और पेनक्रियाटिक पे केयर कैसे, हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी पड़ती है। ओके, अल्कोहलिक आइटम से अवॉइड करना पड़ता है। पेनक्रियाटिक कैंसर की बात करें तो कैंसर सेल्स जो है ना पेनक्रियास में कॉज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जो कि अगर उनकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो इट में बी फैटल। तो इनकी अगर हम केयर की बात करें, अगेन हेल्दी वेट एंड लो फैट डाइट हमें कंज्यूम करनी चाहिए। स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग, तंबाकू। ओके, एंड गेटिंग रेगुलर checkups if we have any issue. Okay, and here you see again graphical representation of it. और अगर हम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एज अ होल अगेन बात करें, वो माउथ से स्टार्ट होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स का रोल होता है, फिर एसोफेगस में एंटी पेरिस्टालसिस और पेरिस्टालसिस मूवमेंट, फिर स्टमक में इसके जो एसिड रिलीज होते हैं, देन लिवर में, लिवर के क्या फंक्शन होते हैं कि वो जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस को वो करती है, वेस्ट करती है, और जो हमारी बाइल प्रोडक्शन करवाती है। बाइल प्रोडक्शन से आगे हमारा गॉल ब्लैडर आ जाता है, पेनक्रियास, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस, अपेंडिक्स हो गया। और ये हमारा है कुछ, और स्टमक के राइट अप साइड पे यहाँ पे हमारा स्प्लीन है। ठीक है, और उसके नीचे पेनक्रियास है, देख लिया। ठीक है, तो अगेन उसका वही सारा है कि हमारा जिस तरह वो है फूड की डाइजेशन की इस तरह होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है इनटू द अमाइनो एसिड्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, अमाइनो एसिड होके। ठीक है, फैट्स की ब्रेकडाउन होती है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है सिंपल शुगर्स में। ओके, तो वही अगेन जो है मूवमेंट किस तरह होती है जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक में पेरिस्टालसिस के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है फूड की। नेक्स्ट वो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है, फूड जो है ना वो आगे आगे जा रहा होता है। ठीक है, और आगे आगे उसकी वो ब्रेकडाउन भी हो रही होती है, और उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इस तरह करके उसकी मूवमेंट हो रही होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आगे आगे जा रहा होता है। एसोफेगस में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो वो माउथ से जो है वो स्टमक में आता है। बट एंटी पेरिस्टालसिस वो मूवमेंट होती है जिससे स्टमक से जो है ना फूड वापस एसोफेगस में चला जाता है। ओके, अगेन माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, अगेन उनके जो है रोल्स हैं यहाँ पे, फंक्शंस बताए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी मीन्स के किस तरह डाइजेस्टिव प्रोग्रेस जो है ना प्रोसेस कंट्रोल होता है यहाँ पर स्टमक का, तो यहाँ पे वो है, यानी कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, नर्व्स जो हैं वो वर्किंग टुगेदर करते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को फिर वो कंट्रोल करते हैं। सिग्नल्स जाते हैं जीआई ट्रैक से बैक और फोर्थ फ्रॉम द जीआई ट्रैक टू ब्रेन। ओके, ब्रेन फिर क्या करता है, डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है ना वो रिलीज आउट करता है, और जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको स्टॉप करता है। इसी तरह नर्व्स जो है वही जो है ना रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, मैसेज लेके, सिग्नल्स लेके जाती हैं और सिग्नल्स लेके आती हैं, और इस तरह करके हमारे जो है ना वो जो है डाइजेशन प्रोसेस वो स्टॉप हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम की।
क्या लिखा हुआ है कुछ क्लियर नहीं हो रहा. This is also microscopic. So here our third chapter ends, which is about our digestive system. From next, inshallah, we start the urinary system. Thank you, you all.